हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है आपके जो है इसके बेसिक टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने जो है ये देखा था कि कुछ टर्म्स आपकी देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने एक मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ये भी आपकी देख ली थी। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसका अर्थ ये है कि कोई भी आपके पास स्पेसिमेन है, कोई भी आपके पास मैटर है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी परमिट हो जाती है, यही उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाती है। अब इसका हमने फॉर्मूला देखा था बी अपॉन एच। बी क्या है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एच क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे जो है आपका टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो परमेबिलिटी होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की, यानी हम बात करते हैं जब आपका जो है जो आपका मैटर है, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं जब हम एयर की या जो वैक्यूम की बात करते हैं, उसमें जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है उसी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यानी जो आपकी एयर या वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है एयर वैक्यूम जितना परमिट करता है वही उसकी परमिटिबिलिटी कहलाती है। इसी को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, बेसिकली एक रेशियो है। रेशियो है किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैक्यूम में और एच यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, इसका रेशियो होता है यानी बी नॉट अपॉन एच। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था परमेबिलिटी, तो वहां पे हमने मैटर की परमेबिलिटी पढ़ी। वहां पे हम क्या बोल रहे थे कि म्यू बराबर होता है बी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पर म्यू नॉट लिया है और बी नॉट लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो मैटर है यहाँ पे एयर या फिर वैक्यूम। Magnetic permeability of free space यानी magnetic permeability of free space is also known as permeability of air और vacuum is represented by, यानी अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें, ठीक है, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन एच से। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है। बी नॉट जो है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वैक्यूम में, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है यही आपका क्या कहलाता है, जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी कोई भी आपके पास मीडियम है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो। तो यहाँ पर जो हमारा मीडियम है, जो माध्यम है, उससे जितनी फील्ड लाइन पास होगी वही दर्शाएगी कि इसकी परमेबिलिटी क्या है। बेसिकली अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है होता है म्यू बराबर बी अपॉन एच, जहाँ पर म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। बी जो है वो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है किसी मीडियम में, जो आपने मीडियम लिया है वो, और एच क्या है, एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। The ratio of magnetic intensity in the medium and the magnetizing field, ठीक है, it is expressed as mu बराबर b upon h, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है मीडियम की। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक रेशियो है किसका, परमेबिलिटी का रेशियो है। अब परमेबिलिटी का रेशियो है तो यहाँ पे रेशियो किसका है, यहाँ पे जो रेशियो है वो है आपका म्यू अपॉन म्यू, म्यू अपॉन म्यू एम, यानी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं म्यू आर बराबर म्यू, यानी म्यू क्या हो गया यहाँ पे, मैटर की परमेबिलिटी या मीडियम की परमेबिलिटी, अपॉन म्यू एम है आपका, म्यू एम जो है ये है फ्री स्पेस की परमेबिलिटी।
ठीक है, फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमेबिलिटी, तो इसका जो रेशियो होता है वही आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाती है। यानी किसी मीडियम की परमेबिलिटी, किसी मैटर की परमेबिलिटी का रेशियो किसके साथ, फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी है यानी वैक्यूम में या एयर में जो परमेबिलिटी है उसका जो रेशियो होता है वही आपका रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रेशियो है। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ अ मैटर और जो है आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब दोनों की जो आपकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसलिए अगर हम बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो रिलेटिव परमेबिलिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि म्यू और म्यू एम, ठीक है, दोनों की जो आपकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, दोनों सेम है, तो दोनों क्या है, रेशियो में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, relative magnetic permeability of a material, relative magnetic permeability of a dimensionless is a dimensionless quantity, यानी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, सो रिलेटिव परमेबिलिटी हैज नो यूनिट। यानी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो दो क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज में क्या है, यूनिट सेम है, एक जैसी है, इसलिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज 1। अगर हम बात करें फ्री स्पेस की रिलेटिव परमेबिलिटी की, तो यहाँ पे फ्री स्पेस की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। its expression is given as mu r equals to mu upon mu m. Relative permeability is equals to number of lines of magnetic induction per unit area in a material upon number of line per unit area in vacuum. तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट एरिया इन अ मटेरियल, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की जो लाइंस है, ठीक है, जो बी की जो नंबर ऑफ लाइंस है, बी जो है उसका पर यूनिट एरिया में कितनी लाइंस जो है फ्लो कर रही हैं, कितनी लाइंस पास हो रही है बेसिकली, और उसका रेशियो है किसके साथ, वैक्यूम के साथ, यानी वैक्यूम में कितनी पर यूनिट एरिया में कितनी लाइंस जो है पास हो रही है, इसी का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ये कहलाता है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, आप उसे मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, अब उससे क्या करेंगे, फील्ड को पास कराएंगे। फील्ड को पास कराने के कारण आपका जो वो मटेरियल है, जो वो पदार्थ है, वो कुछ मैग्नेटाइज हो जाए। तो बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें ये दर्शाता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जाए। बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका मटेरियल है, जो आपका पदार्थ है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट होते हैं। इंटरेक्शन के कारण आपके जो पदार्थ है उसमें मैग्नेटाइजेशन आता है और उसमें जो है कुछ आपको जो है चुंबकत्व महसूस होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से क्या पता चलता है कि आपके पास जो पदार्थ है वो इजीली मैग्नेटाइज होगा या नहीं, यानी उसका बेसिकली रिस्पॉन्स कैसा, जो अप्लाइड फील्ड है उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स कैसा। ठीक है, इसको हम काई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी ये क्या दर्शाता है, मैग्नेटाइजेशन की डिग्री, कितनी आपकी वस्तु मैग्नेटाइज हो जाएगी, ऑफ अ मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या दर्शाता है कि कोई भी चीज कितना मैग्नेटाइज होगी
और जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए। इट इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई विद द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस कारण होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, इनके बीच इनका जो है इंटरेक्शन होता है। किसके साथ होता है इंटरेक्शन? जो फील्ड लगाई उसके साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा पदार्थ है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। The measure of how much material will be magnetized in an applied magnetic field, यानी ये हमें क्या बताता है कि कोई भी वस्तु अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय काई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका m/h, यानी जो है मैग्नेटाइजेशन और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रेशियो ही आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या है? रेशियो है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन का और अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार की डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसकी डायमेंशन नहीं होती। फॉर्मूला है इसका काई बराबर m/h, जहाँ पे काई क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, m क्या है? मैग्नेटाइजेशन, और h क्या है? फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी जो आपके पदार्थ होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहला है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे आप आई से डिनोट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी एच, या जिसे आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चौथा है रिटेंटिविटी, और पांचवा है कोएर्सिविटी। ठीक है, तो ये इसकी जो है 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम किसी भी पदार्थ या किसी भी मेटल की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके हम अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अगर हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, तो ये जो पदार्थ होते हैं बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, या ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को खुद से रिपेल करते हैं। इनका जो नेट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, वो इनका क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रकार के मटेरियल की, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनका जो है क्या होता है? जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये डायपोल्स को इंड्यूस करते हैं। जब इस पे हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है इन पदार्थों में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस दिशा में आप क्या लगा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लगा। ठीक है, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहला है रिपेल बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करना। यानी जब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, उसे हम जो है जो दो पोल्स है चुंबक के, नॉर्थ और साउथ पोल, उसके बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाएगी वो इस स्पेसिमेन से, इस पदार्थ से रिपेल होगी, यानी विकर्षित होगी, यानी वो इसके अंदर से पास नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल की? कि ये क्या करता है? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करेगा। ठीक है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हें विकर्षित करता है। नेक्स्ट है पोजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसमें होता है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, यानी जो आपकी स्पिन ml, ठीक है, और जो आपका
आपका जो एमएस होता है यानी स्पिन के कारण और जो आपके जो है रोटेशन के कारण, या हम कहें जो ये आपका ऑर्बिट में मूव करता है उसके कारण जो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नेट कैसा होता है आपका, जीरो। नेक्स्ट है नो एटॉमिक डायपोल ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर शेल में होते हैं, इनकी जो स्पिन जो इसका रोटेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या होता है, ये जो है तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी प्रकार का एटॉमिक डायपोल नहीं बना। जब फिर पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उनकी दोनों की क्या है, दिशा से अलग अलग विपरीत दिशा में जो है ये जो है मूव करते हैं, गति करते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनका जो है एटॉमिक डायपोल नहीं बने। तो इसमें क्या होता है, आपका एटॉमिक डायपोल होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में पेयर। When an external magnetic field is applied, dipoles are induced. अब क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पदार्थ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो जो हमारे डायपोल्स होते हैं उनमें क्या आ जाता है, वो डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर लेते हैं, या जो एटम थे वो डायपोल मोमेंट को इंड्यूस कर लेते हैं, या यहाँ पे डायपोल बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब हम इससे चुंबकीय क्षेत्र को पास करते हैं। नॉर्मली नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जिस कारण डायपोल्स नहीं। अब अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्मॉल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं सब्सटेंस में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है या बनता है वो एच के या जो फील्ड है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में होता। कक्षीय कोणीय संवेग होता है इसमें, परिणामी चुंबकीय संवेग शून्य होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच युग्म के कारण कोई परमाणु द्विध्रुव नहीं है। जब कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तो द्विध्रुव प्रेरित होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण छोटा और चुंबकीय क्षेत्र H के विपरीत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, यानी I की। तो यहाँ पर I जो होता है वो काफी कम होता है, बहुत छोटा होता है और स्मॉल, ठीक है। स्मॉल होता है, छोटा होता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, H के ऊपर, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I is small, negative and proportional to मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चुंबकत्व की तीव्रता बहुत छोटी ऋणात्मक चुंबकत्व क्षेत्र के समानुपाती होती है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप x एक्सिस पे H लें, y एक्सिस में I लें, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, ठीक है। तो ये क्या है इसका ग्राफ। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी जो काई की वैल्यू होती है वो छोटी और नेगेटिव, स्मॉल और नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये क्या होती है, 1 से थोड़ी कम, म्यू अपॉन बी अपॉन आपका बी नॉट होता है, बी अपॉन बी नॉट होता है, ठीक है। अब बी क्या है आपका, यहाँ पे लेस देन 1, बी आपको क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो आपका सैंपल होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं, रिपेल करती है। तो यहाँ से आपका जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से कम होगी या नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होगी तो आपका जो रेशियो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो जिस कारण आपका जो है म्यू भी आपका 1 से कम है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये तापमान या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर चाहे कोई कैसा भी हो ये अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता है, और ये क्यूरी का जो लॉ है उसे भी ये ओबे नहीं करता। कम टू रेस्ट विद लेंथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम बात करें
ठीक है। इस तरीके का जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, उनको अगर हम जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए उसकी एक रॉड है, आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है वो जो है जब उसे जो रेस्ट की पोजीशन में आता है तो इस तरीके से हो जाता है कि जो इसकी लॉन्गर एक्सिस होती है, यानी जो आपकी रॉड की, जो भी आपका रॉड है उसकी जो लंबी वाली एक्सिस है, लॉन्गर एक्सिस जो है वो फील्ड के से लंबवत हो जाती है, यानी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता चली डायमैग्नेटिक मटेरियल की, वो ये थी कि जो आपका मटेरियल होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, चुंबकीय चुंबकीय संवेदनशीलता छोटी व ऋणात्मक होती है। सापेक्ष पारगम्यता इकाई से थोड़ी कम होती है, यानी 1 से कम होती है। तापमान में से स्वतंत्र क्यूरी के नियम का पालन ना करें। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है तो यह क्षेत्र की दिशा के लंबवत अपनी लंबाई के साथ विराम अवस्था में आती। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, एक रॉड है इसकी, हमने क्या किया, हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये इस तरीके से अलाइन हुई कि जो इसकी लॉन्गर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर हो गई आपके फील्ड लाइंस की, और फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होती है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल को जो है तरल रूप में या लिक्विड फॉर्म में किसी यूट्यूब में रखते हैं, ये मान लीजिए हमने किसी यूट्यूब में रख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम चुंबक लेते हैं, 2 चुंबक लिए, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को इसके एक जो आपका एक सिरा है या एक लेग है वहां पर, तो ये देखा गया है कि जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जो डायमैग्नेट है, वो क्या करता है, वो उसका लेवल ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर से नीचे आएगा, दूसरी साइड में इसका लेवल बढ़ जाए। यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट रखा, मैग्नेट रखने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बहुत सारी फील्ड लाइंस रिड्यूस हो गई, और ये क्या कर रहा है, फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है, यानी ये क्या करता है, फील्ड लाइन को रिपेल करता है, हम ये जानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो हाई इंटेंसिटी, फील्ड की हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की ओर मूव करता है, यानी गति करता है। तो ये हमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल से पता चला। A diamagnetic material in a U-tube depresses in the limb which is between the poles of a magnet. U-tube में एक प्रतिचुंबकीय द्रव चुंबक के ध्रुवों के बीच स्थित लिम्ब में दबता है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे मटेरियल होगा ये नीचे की ओर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका moves from stronger part to the of the field to the weaker, यानी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा क्या करता है, जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वहां से कमजोर भाग की ओर जाता है। अब इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप कोई बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, हम कोई पेट्री डिश ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 मैग्नेट लेने हैं, इस मैग्नेट के जो आपके 2 पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उनको आसपास रखना है, पास पास में रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी पेट्री डिश है जिसमें आपने क्या रखा है, आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, उसे आपको इस पे रखना है। तो आप रखेंगे और कुछ देर बाद क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपने क्या किया है, नॉर्थ और साउथ पोल को काफी पास रखा है, तो यहाँ बीच में जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जो सारा का सारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो साइड इकट्ठा हो गया और बीच में आपको इस तरीके से गड्ढा सा दिखना। अब आप क्या करेंगे, आप इन पोल्स को और दूर कर, काफी दूर कर देंगे, बिल्कुल साइड साइड में रख देंगे। अब जैसे ही आप इसे साइड साइड में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे,
आप ये देखेंगे कि जो आपका पाउडर फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि बीच वाला हिस्सा जहां पर कम मटेरियल था वहां पर बहुत सारा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल पाउडर फॉर्म में इकट्ठा हो। ये जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है पाउडर फॉर्म में है वो एक साथ बहुत सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और साइड में आपका कम कम मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बेसिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये जो है स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर जा रहा है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो पोल्स होते हैं पोल्स में फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, यानी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत अत्यधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बहुत कम घनी होती हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होती है। अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होंगे, काफी घनी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब यहाँ पे जो है आपके दोनों मैग्नेट पास पास है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे से आप देखते हैं कि यहाँ पे कम हो जाता है मटेरियल और साइड साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के कंपैरिजन में कम है तो उधर पे ज्यादा इकट्ठा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे दूर दूर कर, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, दूर दूर कर रहे हैं। तो जब हम इसे सेपरेट करते हैं या दूर दूर रखते हैं इस तरीके से, तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जो आपके दोनों पोल सेपरेट करें तो बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम है यहाँ के कंपैरिजन में, पोल्स के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि जो आपका मटेरियल है वो बीच में इकट्ठा हो, ये क्या हो गया, इकट्ठा हो गया एक साथ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसलिए पता चला कि जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर जा रहा है, जैसे यहाँ पे इधर की ओर जा रहा है और यहाँ पे इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म इज द इंड्यूस्ड डायपोल moment due to change in the orbital moment of electron in atoms by applied field। यानी अगर हम डायमैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो किसी भी मटेरियल में डायमैग्नेटिज्म को हम डायमैग्नेटिक मोमेंट से इंड्यूस कर सकते हैं या उसका जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का उसको बदल के हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फील्ड को अप्लाई, प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति लागू क्षेत्र द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति में परिवर्तन के कारण प्रेरित द्विध्रुवीय क्षण है। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो वह मटेरियल होते हैं जिसमें आउटर ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये पेयर्ड अप होते हैं तो क्या होता है, ये पेयर में होते हैं और इनका क्या होता है, नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, 0 होता। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहे हैं, अपनी ऑर्बिट में गति कर, एक इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, और इसकी अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो टेंजेंट आएगी, यानी ये क्या है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऑपोजिट दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर है, तो यहाँ पे कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें करंट की, धारा की बात करें तो धारा यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ मूव कर इधर की ओर, करंट आपका इसके ऑपोजिट दिशा में, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं तो करंट आपका इसके ऑपोजिट दिशा में होगा, धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। अब अगर हम बात करें इसके कारण क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बेसिकली जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उससे आप निकालेंगे, करंट की दिशा है इधर, यानी इधर आपका ऐसे मूव कर रहा है करंट, ठीक है, मूव करके, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नीचे की ओर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका करंट का है ऊपर की ओर, इधर की ओर, और आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो अंगूठा क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी ऊपर, इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पहले केस में नीचे की ओर है और दूसरे केस में ऊपर की। अब
ये हमने बात करी इसके जो है मोशन के कारण, यानी जो ये रेवोल्यूशन जो ये गोल गोल घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है उसके। अब जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व ही नहीं करेगा, स्पिन भी करेगा। स्पिन के कारण भी क्या होगा, जो है इसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंटम हमें पता है यहाँ फर्स्ट केस में नीचे हो रहा है और सेकंड केस में कहाँ हो रहा है आपका, ऊपर की ओर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, चुंबकीय क्षेत्र लगाया नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर लगाया। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र लगा नीचे की ओर, यानी आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो है एक फोर्स लगेगा जो कि बाहर की ओर हो। अब इसके कारण क्या होगा, आपका जो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कुछ कम हो जाएगा। कितना होगा, m माइनस डेल m, और डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन की, इससे भी हमने फील्ड पास करी है, नीचे की ओर फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड लगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा आपका, रेडियली इनवर्स यानी अंदर। अब इसके कारण क्या होगा, जो आपका मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, m प्लस डेल m। ठीक है, अब अगर आप इनका सम करें, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते, कब, जब ये जो है किसी भी फील्ड में नहीं रखे जाते, तब क्या होता है, इसका नेट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो 0 होता है, यानी जो आपका m है वो 0 हो जाता है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले केस में घट रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये जो है ये बढ़ रहा है। इनको अगर हम करें सॉल्व, तो ये हमारे पास आता है 2 डेल m। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका जो है कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब इस पे हम फील्ड लगाते हैं, और इसकी दिशा कहाँ होगी, अपवर्ड होगी। क्यों होगी, क्योंकि अपवर्ड वाले जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, आप इसे नोट। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, आपके जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उनके एग्जांपल्स की कुछ बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसी तरीके से अगर हम लेड की बात करें, तो लेड भी आपका क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। गोल्ड आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरीके से मर्क्यूरी की बात करें तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, पानी, और आपका एक्सर्ट गैसेस, सॉरी इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके जो है एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, कॉपर, वाटर आपका, तांबा हो गया, पानी हो गया, इनर्ट गैस हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, लेड सीसा हो गया, ठीक है, बिस्मथ हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सुपर कंडक्टर। बेसिकली जो आपके एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यही आपके सुपर कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम इसे बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे से ठंडा कर लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है जिस तरीके से हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करी, जो सुपर कंडक्टर होता है, ये इनसे क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही, यानी बिल्कुल आपके रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो इस मैटर से, इस तरीके के जो पदार्थ होता है उससे पास
नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक प्रकार का डायमैग्नेटिक मटेरियल ही है। एक जो टेम्परेचर है उसके नीचे तापमान करने पर ये किसी भी प्रकार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता है करंट के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो फील्ड लाइंस है उसे कंप्लीटली एक्सपेल कर देता है, यानी इससे बाहर सारी की सारी फील्ड लाइंस चली जाती। ठीक है, यानी इससे किसी भी प्रकार से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो पास नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या है, एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो विद्युत धारा है उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ही उत्पन्न नहीं करता है। इट बिकम्स कूलर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। और कब होता है ऐसा, जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा हो जाए। परफेक्ट कंडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, यानी किसी भी पदार्थ की परफेक्ट कंडक्टिविटी हम किससे जोड़ सकते हैं, किससे एसोसिएट कर सकते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम सुपरकंडक्टर, यानी जो सुपरकंडक्टर्स होते हैं इनसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल बाहर चली जाती है, बिल्कुल एक्सपेल हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है, आप इसका डायग्राम बनाएंगे और इसे यहाँ पे नोट। तो बच्चों आज हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को देखा और टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी की भी बात करी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।